हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी में जो शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको ज़रूर अभी इंग्लिश में दिख रहे हैं कंटेंट्स, और लास्ट कई लेक्चर्स से मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहा था जो कंटेंट आ रहे थे, लेकिन अब मैं जो है आपके लिए हिंदी में प्रोवाइड कराऊंगा, और जो बुक भी जो लक्ष्मीकांत बुक है वो मैं आपको हिंदी में करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो जो ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है ये शॉर्ट ट्रिक है। पहले इस शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करने के बाद में हम लोग जो है ना पूरा कंटेंट हिंदी में कवर करेंगे। और अनुसूचियों पर हमेशा से लास्ट कई ईयर्स में देखा गया है कि क्वेश्चन आर वेरी फ्रिक्वेंट, हमेशा आए हैं, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ संविधान संशोधन की भी बात हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शेड्यूल्स के बारे में कि वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक दिख रही होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स का मतलब आंसू, किसके? पुराने पीएम के। तो पुराने पीएम मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी के, मान लीजिए आपको याद आ रहा होगा, इस तरह से आपको याद रह जाएगा ये शब्द कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं जब प्रधानमंत्री थे उनका बहुत ही शानदार कार्यकाल जा रहा था, लेकिन 1962 में और उससे कई साल पहले उन्होंने 1956-58 में उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई की बात की। तो उन्हें लगा कि चाइना हमारा एक अच्छा मित्र है, लेकिन 1962 में जब उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा, इसका मतलब है उन्होंने हमारे खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी को इस पर है ना विश्वास नहीं होगा कि ये इन्होंने क्या कर दिया। और उसके बाद जो लगातार 2 साल थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही और वो अपने आप में ना बहुत बड़े डिप्रेशन में चले गए थे। तो 1962 से 64 में जो है ना नेहरू जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे। शायद आपने कुछ लोगों ने ये बात को सुना भी होगा। तो इसका मतलब आपको ऐसे याद रह जाएगा, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम का मतलब है जो पुराने पीएम के आंसू, किस पर? कि चाइना ने उन पर अटैक कर दिया था। तो देखिए यहां पर टी से क्या मतलब है, टीयर के टी से टेरिटरीज एंड स्टेट, मतलब कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। ये टी का मतलब टेरिटरी। ई का मतलब होता है इमोल्यूमेंट्स, कि भाई किसको कितना पैसा प्रिविलेज मिलेगा, है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। तो इमोल्यूमेंट्स जो है वो ई में है, ठीक है। टीयर्स के बाद ए का मतलब है अफर्मेशन एंड ओथ्स, जो भी शपथ ग्रहण है वो सभी किस में आता है? तीसरी अनुसूची में आता है। चौथी अनुसूची में क्या आता है? राज्यसभा सीट अलोकेशन इन यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, कि राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे जो है राज्यसभा सीटों का जो है बंटवारा होगा, ठीक है। तो आपको पता है ना, मैं आपको इस बारे में चर्चा भी करता रहता हूँ अलग अलग, कि जो है हमेशा आप मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें मैंने आपको बता रखा है समय समय पर कि जैसे हरियाणा में 5 ही राज्यसभा की सीटें हैं, है ना, और जो है नागालैंड में 1 है ना, इस तरह से अलग अलग सीट्स हैं सभी जगह। राजस्थान के अंदर जो है राज्यसभा की 10 सीटें। तो अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग है। तो इसका अलोकेशन जो है वो 4th में, तो टीयर में आर हो गया आपका टीयर। तो ये इतनी अच्छी ट्रिक है कि आपको हमेशा याद रह जाएगी, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। एक बार मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखा दूं, आप चाहें तो इसको लिख लें, वरना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है ना इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा ज़रूर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रुद्रा एजुकेशन हब, RUDRAEDUCATIONHUB। ये बिना स्पेस के आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। तो देखिए अब आ रहा है शेड्यूल एरियाज जो हैं, विशेष शेड्यूल एरियाज जो हैं, है ना, अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो एरियाज हैं। कुछ अन्य जो राज्यों में जो ट्राइबल एरियाज है, तो अदर, तो टीयर से आपको क्लियर हो गया। एस का मतलब शेड्यूल एरिया, ओ का मतलब अदर ट्राइबल एरियाज। ये सब हम लोग अभी हिंदी में भी और इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। और इसके बाद आपको पता होगा संघीय सूची, तो मतलब ऑफ का मतलब एफ से क्या है? फेडरल लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट है? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूचियां, तो वो 7वीं अनुसूची में दे रखा है। तो आप टीयर्स ऑफ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 नंबर डाल के, और इनको आसानी से याद रख सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। तो इसके बाद में आ रहा है, अब देखिए 8th क्या है? ऑफ, है ना। ऑफ के बाद में ओल्ड, OLD, ओल्ड का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जितनी भी 22 जो भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, उन सभी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनके बारे में बात की है। 9th जो है 1951 में संशोधन हुआ था, और वो लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म इसलिए भी आवश्यक था, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा लैंड रिफॉर्म के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जरूर सुन लें, उनमें सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
10वीं जो अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में, और उसको डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अंदर दल बदल, क्योंकि कई सारे दल जो थे ना, लोग जो है वो दूसरे दल को ज्वाइन कर लेते थे, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल का कानून, तो वो 10वीं अनुसूची में डाला है। और जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायत, आप सभी को पता हो 1992 24 अप्रैल 1992 को जो है ना ये पारित हो गया था और पूरी तरह से लागू हो गया था। तो संविधान संशोधन ये किससे रिलेटेड था? ग्रामीण निकाय से, ना, पंचायती राज से। और 12वां जो अनुसूची है वो म्यूनिसिपैलिटी से। तो आपको ये याद हो गया होगा, टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट्स, जो कि है ना जो भी जिनके जो पेमेंट और पैकेजेस पक्ष क्या रहेंगे, है ना, चीफ जस्टिस के, प्रधानमंत्री के, प्रेसिडेंट के। फिर राज्यसभा की सीट का लोकेशन शेड्यूल। तो ये देखो, ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। और ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखना, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से एक्चुअल में डिफेक्शन नहीं है, ये एंटी डिफेक्शन होता है, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे इसको, है ना, इसका हिंदी वर्जन को हम लोग बहुत अच्छे से इन डेप्थ हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं इन सारे विषयों पे। तो सबसे पहले बात किसकी आ रही है? संविधान की अनुसूचियों को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका कवरेज जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आ रही है वो आ रही है प्रथम अनुसूची की। और प्रथम अनुसूची किससे रिलेटेड है? राज्य के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, द नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। तो नेम और राज्यों के नाम क्या होंगे, परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं, तो वो सभी इसमें आएंगे। और दूसरा जो है फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में, तो वो क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो वो कहाँ तक सीमित रहेंगे ये सभी। तो 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल में आपको पता होगा यूनियन के बारे में बताया हुआ है अनुच्छेद में, और इसे प्रथम फर्स्ट पार्ट भी कहते हैं, और ये पहली अनुसूची भी है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अनुसूचियाँ जो है ना, किसी भी आर्टिकल में यदि अनुसूचियां हैं किसी भी, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो उस अनुच्छेद में पूरे ना लिखे जाने की बजाय उस संविधान की बुक के अंतिम पृष्ठों पर लिखे हैं और उनका लिंक दिया हुआ है। जैसे कई बार होता है ना, हमारे जगह नहीं बच पाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बुक में लास्ट में कंटेंट लिख देते हैं और पेज नंबर दे देते हैं कि इसका आगे का एक्सप्लेनेशन 50वें पेज पर है। तो इस तरह से, है ना, आपको कई बार आपने देखा होगा फ्रंट पेज की न्यूज़ जो है वो शेष अगले पृष्ठ पर या शेष छठे पृष्ठ पर इस तरह से दिया होता है। तो यही अनुसूचियाँ होती हैं एक्चुअल में, है ना। तो क्योंकि संविधान बुक में पूरी तरह से उनको नहीं लिखा जाए, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो इसके बाद आपको ये बात क्लियर हो गई, फर्स्ट अनुसूची किससे रिलेटेड है? राज्य के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, और राज्य संघ राज्य क्षेत्र नाम, उनकी सीमाएं, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ना शेड्यूल्स जो है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर आते हैं। तो आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ये याद रखना है और वो लिस्ट पूरी याद रखनी है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भेजा हुआ है। तो देखिए, अगला पॉइंट आ रहा है कि द्वितीय जो अनुसूची है, जिसको हमने इमोल्यूमेंट्स कहा था, तो उसके अंदर क्या है? परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार, किसके क्या विशेषाधिकार हैं ना, अलग अलग जो अधिकारी हैं, अलग अलग जो ये पोस्ट हैं, पद हैं इनके, और उससे संबंधित प्रावधान। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स, है ना, परिलब्धियां, है ना, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, उनको क्या क्या मतलब विशेषाधिकार है, प्रिविलेज एंड सो ऑन। तो ये सभी इसमें दिया हुआ है। तो किस किस के विशेषाधिकार और परिलब्धियों के बारे में, इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहला आ रहा है भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आपको पता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाता है ना। तो प्रोटेम स्पीकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे संविधान में क्या प्रचलन है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसको बनाया जाता है। और भारत संविधान सभा का प्रथम जो संविधान सभा के जो प्रोटेम स्पीकर बने थे, उनका नाम क्या था, जो केवल 2 दिन के लिए बने थे, उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में जो है किन किन के और जो है परिलब्धियाँ है इमोल्यूमेंट्स की, उनके पेमेंट वगैरह कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो राज्यसभा का जो सभापति, वो आपको पता ही है कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, है ना, प्रेसिडेंट कौन है, और है ना, हेड कौन है राज्यसभा के
सभापति कौन है, हेड कौन है, और उपसभापति कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कौन चल रहे हैं। राज्यसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा जो है उनमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और राज्य परिषद जो है, जो कि है ना हमारे 6 राज्यों में जो राज्य परिषदें भी है ना, स्टेट काउंसिल्स, तो वो उनके भी सभापति उपसभापति को कैसा पेमेंट पर्क्स मिलेगा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम चीफ जस्टिस सभी उच्च न्यायालय के, और जो हमारा कैग है, भारत का नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए कि नियंत्रक और महालेखाकार जो है कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, कौन से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, कौन से पार्ट में दिया हुआ है कैग का पद, और वर्तमान में भारत के कैग कौन चल रहे हैं, ये सभी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आपका देखिए ये जो है ना अपने आप में पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर से जुड़ जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हमेशा स्टडी इस तरह से करनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो नहीं बता रहे वो आंसर्स जरूर देखेंगे नीचे, राइट। अब देखिए तीसरी अनुसूची, थर्ड जो लिस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए थर्ड लिस्ट में क्या है, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हुए हैं, मतलब कुल मिला के फॉर्मेट दिया हुआ है, जो ओथ लेने का जो फॉर्मेट है। मैं आपको इंग्लिश में भी इसको पढ़ के बता देता हूँ। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, जो विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाता है, ओथ एंड अफर्मेशन, प्रतिज्ञान का मतलब अफर्मेशन, तो ये सभी जो है किस किस की ये लिस्ट दे रखी हैं, है ना। तो वो देख लेते हैं कि जो संघ के मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते थे, यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं, उनका वो ओथ क्या लेंगे, उनके ओथ की भाषा क्या होगी। देखिए आपको मैं ये सारी बातें आगे के चैप्टर में बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक बताऊंगा कि अलग अलग जो भी ये पद हैं, उनके जो ओथ हैं, उनके जो शपथ हैं, उनमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके दायरे हैं, उन दायरों के अनुसार उनकी शपथ भी बनाई है। तो ये शपथ के पूरे एक्सप्लेनेशन जो है ना, लैंग्वेज, वो यहाँ दी हुई है। संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी हैं, इसका मतलब संसद में जो एमपीज हैं वो, और ये यूनियन मिनिस्टर्स की बात हो रही है ना। और ये कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, उनके बारे में बात हो रही है। संसद के जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस हैं, उसके बाद में द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि कैग हैं, है ना, जो राज्य मंत्री है द स्टेट मिनिस्टर, है ना। और आपको पता होगा हम लोगों ने मिनिस्ट्री को 3 भागों में, है ना, बांटा है। तो आप मुझे बताइए कि भारत में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 3 मिनिस्टर कौन से होते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर या इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले मिनिस्टर होते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहलाते हैं। तो आप मुझे, है ना, इनके बारे में डिफरेंस या अंतर बता सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। 7th पॉइंट पे देखते हैं, राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी, मतलब कि स्टेट के अंदर जो भी एमएलएज होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और जो काउंसिल है उसके मेंबर्स, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इन सभी की जो ओथ है, शपथ ग्रहण है, उसकी भाषा क्या होगी, उसका अफर्मेशन क्या होगा, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो अब आ रहे हैं हम लोग चौथी अनुसूची पर, और चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा का बंटवारा। तो याद आ रहा है आपको, TEAR, है ना। तो ये टेरिटरीज होगी जो कि, है ना, केंद्र और राज्य वाले, और एमोलमेंट्स, है ना, और ए जो है वो अफर्मेशन एंड ओथ वाला था, जिसमें इनका ओथ वाला। आर जो है वो राज्यसभा के अंदर जो सीटों का आवंटन है। तो टीयर आपको क्लियर हो गया अभी, लेकिन पूरी फुल फॉर्म क्या थी, टीयर्स। तो अब एस की बात आ रही है ना। तो देखिए चौथी अनुसूची को मैं एक बार इंग्लिश में और बता देता हूं आपको। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज, और राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, अलग अलग सीटें हैं, जैसे हरियाणा में मैंने बताया आपको 5 है, राजस्थान में 10 है, उसी तरह से। अब आ रहे हैं हम लोग 5th अनुसूची पर, 5वीं अनुसूची, 5th जो शेड्यूल है। तो देखिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध जो हैं, मतलब जो जहाँ पर भी अनुसूचित जनजातियाँ रहती है वहाँ पर किस तरह से, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, रेगुलेशन बहुत अलग तरह से है। तो उनको जो नियमन है वो किस में है, 5वीं अनुसूची में। तो हमने क्या पढ़ा था, TEARS, एस का मतलब क्या हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है।
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए अनुसूचित जाति जनजाति हो गया, राइट, है ना। तो देखिए अब आ रहे हैं हम लोग 6th अनुसूची पर, 6ठी अनुसूची। तो 6th अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हमने टीयर्स ऑफ, टीयर्स के बाद में हमने क्या पढ़ा था? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या था? अदर्स। अदर्स का मतलब जो अदर जनजातीय क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनके प्रशासन के बारे में। और अदर के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है 6ठी अनुसूची में कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं, है ना, 6th शेड्यूल में। तो इसकी 6ठी अनुसूची में, तो ये ना राज्यों को हमेशा याद रखना। कैसे याद रखेंगे? AMMT, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना हमेशा। देखिए 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो क्या बताएंगे? AMMT। यहां पर प्रशासन को जनजातीय क्षेत्रों को कंट्रोल करने का विशेष उपबंध दे रखे हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये AMMT हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ इस पर, राइट। तो ये 6ठी अनुसूची में दे रखा है। और वैसे 6ठी अनुसूची को कैसे याद रखेंगे? ओ, अदर के हिसाब से, है ना। ऑफ PM, अब आ रही है बात ऑफ, सॉरी, है ना, टीयर्स हो गया OF। एफ का मतलब फेडरल लिस्ट जो है, तो फेडरल लिस्ट हमने देखी थी 3 है ना। 7वीं अनुसूची, ठीक है। तो 7th शेड्यूल में क्या है? तो संघ सूची जो सेंटर लिस्ट है, उसमें जब बनी थी तब 97 जो है सब्जेक्ट्स थे, विषय थे, अब 100 विषय आते हैं। तो ये जो है ना संशोधन करके, हमारी जो संसद है वो संशोधन करके विषयों को जो है ना उसमें हेरफेर कर सकती है, नए विषयों को भी लागू कर सकती है। भविष्य की आवश्यकता है, मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ऐड करना पड़ जाए भविष्य में, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी पर कुछ ऐड करना पड़ जाए, तो वो विषय जो है ना ये संसद हमारा ऐड कर सकती है विषय के लिस्ट के तौर पर, राइट। तो अब देखिए, तो देखिए यहां पर आपको ये संघ सूची मतलब सेंट्रल लिस्ट तो आपको एकदम क्लियर हो गया। राज्य सूची के अंदर जो है ना कुल 66 विषय थे, किस समय? जब संविधान बना था, लेकिन वर्तमान में इसमें स्टेट लिस्ट में से सब्जेक्ट कम करके और संघ सेंटर के अंदर डाल दिए गए। और जो है ना समवर्ती सूची में जब बनाई गई थी, है ना, समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, ये बात आपको सबको पता होगी। तो 47 जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले थे संविधान में, अभी वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 7वीं अनुसूची तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, 6th जो है अदर्स याद रखना, अदर्स राज्यों के अंदर जो उपबंध है, और AMMT याद रखना। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? TEARS ऑफ, यहां तक पढ़ चुके हैं हम, टीयर्स ऑफ तक हो गया है। अब 8वीं अनुसूची पे आएंगे। तो 8वीं अनुसूची क्या है? ओल्ड, OLD। तो ओल्ड में कौन सा आ गया? O। तो O के बारे में क्या दिया हुआ है ना, ऑफ ओल्ड। तो देखिए, है ना, ओल्ड के बारे में हमने क्या बताया था? ओल्ड का मतलब है अदर ट्राइबल्स एरिया, ओके। ओल्ड का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज पे आ जाते हैं 8वीं अनुसूची में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, जब मूल संविधान था तो 14 ही थी। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो आपको बताना 14। वर्तमान में कितनी हो गई है? 22। तो अलग अलग जो संशोधन से ऐड किए ना वो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, है ना, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषा को 1967, है ना, को 1967 में 21वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद में जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो इन भाषाओं को जो है ना 1992 में, तो आपको एक और ये याद रखना है, 71वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? कि ये 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये आप लिख सकते हैं कहीं पर भी, 71वां संविधान संशोधन, भाषा ऐड हुई है यहाँ पर भी। और फाइनली क्या है? 4 भाषाएं और ऐड की गई थी, और ये हाल ही में हुआ है 2003 में, 92वां संविधान संशोधन, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो भाषाएं वो 2003 में ऐड की गई है। और 1992 में 71 अनुच्छेद के तहत 3 भाषाएं, नेपाली, है ना, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है। और आपसे कभी ये पूछा जाए कि सबसे लास्ट में कौन सी भाषा जोड़ी है, तो याद रखना उड़िया भाषा को सबसे अंत में 2011 में ऐड किया गया है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। अब जो है
आपको ओल्ड से ऑफिशियल लैंग्वेज ओ क्लियर हो गया, OLD। तो एल का मतलब क्या बताया था, लैंड रिफॉर्म। इसका मतलब है जो जमीन सुधार, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की है। ये भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची भी है और ये फर्स्ट जो संशोधन था भारत का, प्रथम संशोधन, उसके अंदर ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रथम संशोधन 1951, देखो ये रहा, है ना। तो देखिए इसके बाद से क्या है, इसको कहीं ना कहीं जो है ना लीगल राइट बनाने की बात के ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी कि जो संपत्ति का अधिकार है उस पर। तो देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि भारत में विकास करने के लिए है ना, कई जगह जो ज़मीनें थी वो यदि सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी तो वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो सकता, रोड नहीं बन सकते, तो सरकार बड़े ना मतलब सख्ते में आ जाएगी। तो इसलिए क्या है, ये अधिकार जो है ना लोगों से छीने गए, ये मजबूरी थी। जबकि लोगों से डेमोक्रेसी ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह करना भी जरूरी था क्योंकि देश और राष्ट्र हित में पहली प्राथमिकता राष्ट्रहित होती है किसी भी संविधान में। तो देखिए भू सुधार, जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन, है ना, उन्मूलन का मतलब रूट आउट कर दिया गया था, है ना। तो जो है एक्ट्स ऑफ रेगुलेशन किए गए इसमें, है ना। और देखिए संबंधित राज्य के विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय, है ना। तो मूलतः जो है 13, परंतु वर्तमान में 3, पहले जो है ना केवल इससे रिलेटेड 13 ही मतलब जो है प्रावधान थे, वर्तमान में ये 282 हैं। तो इस अनुसूची को प्रथम संशोधन, देखो मैंने आपको बोला था ना फर्स्ट संशोधन में इसको क्या है, मतलब अलग से अनुसूची बनाई गई। मूल अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संविधा में इसे सम्मिलित कानून से बचने के लिए, अब देखिए मूल अधिकार में दिया हुआ है संपत्ति का अधिकार, तो उससे बचने के लिए उसको है ना न्यायिक संवीक्षा में इसको ऐड कर दिया गया था, राइट। तो इसको है ना प्रोटेक्शन दी गई थी, अदरवाइज क्या होगा, है ना, जुडिशियल स्क्रूटनी वगैरह का प्रोसेस दिया गया था इसको, है ना। और इस अनुसूची को 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती थी। तो जो है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। कोर्ट रूल्ड दैट द लॉ इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिफॉर्म। तो देखिए उस समय पर सरकार इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उस समय पर सरकार ने क्या कर दिया था कि है ना, और विशेषकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में है ना, इस पर कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। न्यायिक समीक्षा का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। लेकिन बाद में संविधान संशोधन हुआ और 24 अप्रैल 1975 के बाद से इसके ऊपर कोई नया कानून ला सकते हैं, तो उसको पिछले आफ्टर एक्ट के तहत है ना इसको वापस से चेंज भी किया जा सकता था। तो सरकार जो है ना इसमें देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मतलब तत्पर थी, और इसलिए जो है ये भू सुधार के तौर पे लोगों से ज़मीनें भी ली जा सकती हैं, ये इसके अंदर ऐड किया गया था, राइट। तो 90वीं अनुसूची बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग 10th शेड्यूल पे। तो हमने क्या पढ़ा था, OLD, और डी से क्या पढ़ा था, डिफेक्शन, नॉट डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। दल बदल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन कहते हैं। तो 10वीं अनुसूची के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है ना। इसके अंदर जो है प्रोविज़न, उपबंध का मतलब होता है प्रोविज़न दिया हुआ है कि 52 सेकेंड वास जो संशोधन है 1985 में, उसके तहत कोई भी दल परिवर्तन रोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, वरना क्या होता था कि जिस भी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी जीती तो उसके 30-40 सदस्य हैं, पहले तो उन्होंने जो है इलेक्शन से पहले तो किसी और को प्रॉमिस किया था, और बाद में जो है ना वो किसी और पार्टी के साथ, बाद में जो दिखता है ना कि ये पावरफुल पार्टी है तो उसके साथ बाद में जुड़ जाते थे, इलेक्शन जब फाइनली रिजल्ट आता था उसके बाद। तो ऐसा देखते हुए क्या होता था, ऐसा देखते हुए तो ये लगता था कि इसमें तो लोग चले गए हैं, क्योंकि लोगों ने तो कुछ और सोच के मत दिए थे और वो बाद में धोखा दे देते हैं व्यक्तियों को। तो इसलिए दल बदल कानून है ना, एक बहुत अच्छा कानून आया जिसके बाद में है ना कोई भी अपने दल को नहीं बदल सकता है यदि वो प्रीवियसली किसी और पार्टी के साथ जुड़ के चुनाव लड़ रहा है ना। तो ये बात आपको एक याद रखनी है ना। अब देखिए 11वीं अनुसूची क्या है, 11th शेड्यूल। तो ओल्ड PM, तो ये पंचायती राज और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। तो पंचायत की शक्तियां आपको याद आ रहा होगा, मैंने आर्टिकल पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, 243 to 243O, यहाँ तक इसके पूरे प्रावधान दिए हुए हैं, 243 से लेकर 243O। आप मुझे बताइए पंचायती राज कौन से पार्ट में, संविधान के कौन से भाग में आता है, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारी, इसमें कुल कितने विषय हैं, तो आप याद रखना टोटल 29 सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, 29 मैटर्स दिए हुए हैं इसमें, और अनुसूचियों
अनुसूचियों को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। ये गांधीवादी परिकल्पना थी कि सभी पंचायत में अपने पंचायती नियम कानून होने चाहिए, ताकि वहाँ पर भी जो है ना एक एक व्यक्ति जो सरकार में भागीदारिता, जनभागिता और मेन स्ट्रीम लाइन मुख्य धारा में जुड़ सके और लोग भी जो है ना हमारी राजनीति में जुड़ सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ में है ना बहुत ही बाद में लाया गया, जबकि महात्मा गांधी ने यह परिकल्पना बहुत पहले 1924 से भी पहले दे दी थी। ठीक है, अब आते हैं बात 12वीं अनुसूची पर, है ना, 12th शेड्यूल। तो नगर पालिका मतलब अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो PM, तो आपको पूरी शॉर्ट ट्रिक अब क्लियर हो गई है। इसमें जो 12वीं अनुसूची है उसमें क्या दे रखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल पार्टीज जो है, म्युनिसिपैलिटीज़ जो है। तो नगर पालिका की शक्तियाँ क्या होगी, प्राधिकार क्या होगा, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, शहरी निकाय में वो क्या क्या काम करवाएंगे। तो इसे जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और कौन सी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस प्रकार आपको पूरी शॉर्ट ट्रिक एकदम क्लियर है। TEAR, टीयर ऑफ ओल्ड PM। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। T का मतलब टेरिटरीज़, जो कि केंद्र और राज्य की जो क्षेत्र हैं वो। E का मतलब इमोल्यूमेंट्स, जो कि है ना परिलब्धियाँ जो हैं, जो कि किसी को कितना रुपया पैसा मिलेगा, है ना, संसद के कर्मचारी को और कैबिनेट मंत्री वगैरह को और प्रधानमंत्री, जजेस को। A का मतलब है अफर्मेशन और ओथ्स, तो ये किससे रिलेटेड था, जो भी प्रतिमान थे और जो शपथ थी वो इसमें आती हैं। R से क्या था देखिए, है ना, टीयर का मतलब हो गया टेरिटरीज, E का मतलब इमोल्यूमेंट्स, A का मतलब क्या बताया मैंने आपको, अफर्मेशन या ओथ। R का मतलब था राज्यसभा, राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है वो। O का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना, O का मतलब यहाँ पर क्या है, तो हम लोग O का मतलब देख लेते हैं एक बार। O का मतलब था यहाँ पे सॉरी O नहीं है, टीयर के बाद में S, इसीलिए दिक्कत आ रही है। हाँ, ये टीयर्स में जो है ना S और आएगा S। तो जो 5वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, S। तो S क्या है यहाँ पर, S यहाँ पर है शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स किसके, किस राज्यों के शेड्यूल्स, है ना, जो विशेष उपबंध या प्रबंध दे रखे हैं प्रशासन चलाने के जनजातीय क्षेत्र में। O किससे रिलेटेड है, अदर जो राज्य थे, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको, AMMT। तो उन राज्यों के पूरे जो है शेड्यूल ये दे रखे हैं कि जनजातीय प्रदेश में प्रशासन कैसे चलेगा, है ना। F का मतलब क्या है, जो 7वीं अनुसूची है, तो F का मतलब था फेडरल जो लिस्ट थी, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। इसके बाद में जो OLD, ओल्ड का मतलब जो है वो क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो हम पढ़ ही चुके हैं 22, उड़िया सबसे लास्ट में ऐड हुई। L का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना, तो देखिए L का मतलब जो है ना, तो ये यहाँ पर क्या आ गया आपका, O का मतलब जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L का मतलब लैंड रिफॉर्म पता ही आपको 9वीं अनुसूची में थे लैंड रिफॉर्म्स, और D का मतलब डिफेक्शन, दल बदल का कानून, जो 10वीं अनुसूची में और 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, है ना। और उसके बाद में जो बचा वो PM, P का मतलब जो है 11वीं अनुसूची, और P का मतलब क्या है, पंचायती राज, और M का मतलब क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आपको ये पूरी शॉर्ट ट्रिक के साथ में विद एक्सप्लेनेशन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सो आप इसी तरह से पढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।